इस लेसन में हम बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और ये अकाउंटिंग का हमारा पहला लेसन है। हम बिल्कुल स्टार्ट से बिल्कुल बेसिक से अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखिए, ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। आपने इसको अच्छी तरह समझना है इस डेफिनेशन को, क्योंकि ये जब हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, नेक्स्ट लेसन में जाएंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी कि आइडेंटिफाइंग का क्या मीनिंग है, एनालाइज का क्या मीनिंग है, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, क्लासिफाइंग कर कैसे करते हैं, समराइजिंग कैसे करते हैं। वन बाय वन हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसलिए आपको ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन अच्छी तरह आनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेसन में आपको कंफ्यूजन ना हो कि हमने रिकॉर्डिंग का वर्ड पहले पढ़ा था या क्लासिफाइंग का हमने पहले पढ़ा था। तो किस चीज को हम क्लासिफाई करते हैं, किस चीज को हम समराइज करते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, जो हमारी पैसों से रिलेटेड होती है। देखिए, हम डेली लाइफ में भी अकाउंटिंग करते हैं। अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप मॉल्स में जाते हैं, आप चीज़ें कोई परचेज करते हैं, अगर आपका बिजनेस है, आप सेल कर रहे होते हैं, आप कभी अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो ये सब डेली लाइफ में भी हम अकाउंटिंग करते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसको मैंने आपको बिजनेस में सिखाना है कि कैसे हम इसको, हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। सपोज अगर आप कोई चीज़ जाते हैं और कोई चीज़ बाय करते हैं या कोई आप सेल करते हैं, तो इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं उसको हम कहते हैं ये हमारी एक ट्रांजैक्शन हुई। ठीक है, तो उस ट्रांजैक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये हम वन बाय वन नेक्स्ट लेसन में सीखना शुरू करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो मैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन एक दफ़ा और पढ़ती हूँ आपके लिए। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, the system of recording and summarizing business and financial transactions and analyzing, verifying and reporting the results, right? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप डिफरेंट बुक्स में देखेंगे तो आपको डिफरेंट डेफिनेशंस भी मिलेंगी। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ये आप कभी नहीं करेंगे कि पहले आप समराइज कर रहे हैं फिर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसको हम एक सिस्टम में लेके चलेंगे, वन बाय वन लेके चलेंगे। इसलिए मैं आपको फिर कहती हूँ, इस अकाउंटिंग इक्वेशन को, सॉरी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन को आप अच्छी तरह मेमोराइज कर लें। राइट, आगे चलते हैं हम। अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं, राइट, क्योंकि जो भी बिजनेसेस होते हैं उसमें अकाउंटिंग कैसे यूज होती है, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो आप डेली लाइफ में भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए हम इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। पर्पस क्या होता है अकाउंटिंग का? पर्पस ये होता है अकाउंटिंग का कि हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसको समराइज करके। अभी मैं जैसे ये टर्म यूज कर रही हूँ कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, लेकिन ये हम नेक्स्ट लेसन में जरूर डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी ये कैसे बनाते हैं। उसके थ्रू हम डिसीशन करते हैं। जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। बैलेंस शीट बनाते हैं, हम देखते हैं हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं, कितनी ओनर्स इक्विटी है। तो पर्पस क्या होता है अकाउंटिंग का? इज टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीशन मेकिंग। इससे हम फैसला करते हैं। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर मैनी पर्पसेस इंक्लूडिंग कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस। और क्या होता है इससे कि हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बतानी होती है। ये नहीं होता कि हम अपनी तरफ से आइडियाज पे कर लें। जो एक्यूरेट ट्रांजेक्शन्स होते हैं वही हम रिकॉर्ड करते हैं, और उसकी बेस पे हम इनकम टैक्स भी फाइल करते हैं और अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी शो करते हैं। Accounting system is an organized method of performing accounting task. Every accounting system must, कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम है उसको डे टू डे, डेली बेसिस पे, रोजमर्रा की बेसिस पे जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हो रहे होते हैं उसको रिकॉर्ड करना होता है। जो भी बिजनेस के है, सपोज अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं, आप लोन ले रहे हैं,
आप कोई ऑफिस सप्लाईज ले रहे हैं, जो भी डेली एक्टिविटीज होती हैं, जो भी डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम में उसको डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करना होता है। उसके बाद समराइज एंड रिपोर्ट इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फिर मंथ के आखिर में या आप क्वार्टरली या आप ईयरली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और उस बिना पे हम डिसीशन करते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें, बिजनेस एंटिटी अजम्पशन। ये भी अकाउंटिंग की ही एक टर्म है। इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको क्लियर करके बहुत आसान लफ्जों में समझाऊंगी कि इसका क्या मीनिंग है। बिजनेस एंटिटी अजम्पशन, नाम देखने से तो लगता है कोई डिफिकल्ट चीज है, लेकिन बहुत ईजी है। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द फाइनेंशियल डाटा फॉर द बिजनेस must be kept separate from personal financial data। देखें कितना इजी है कि इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? बैलेंस शीट हो गई, इनकम स्टेटमेंट हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम कहते हैं, कैश फ्लो, ये हम सब सीखेंगे। कहते हैं इनमें हमने एक्यूरेट डाटा लिखना होता है, इसलिए जो आपकी पर्सनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जो आपकी घरेलू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उसको बिल्कुल अलग रखें, अपने बिजनेस को बिल्कुल अलग रखें। each business should be considered as a separate unit or entity। अगर आपके पास 2 बिजनेसेस हैं, 3 बिजनेसेस हैं, तो उन सबको अलग अलग आपने लिखना है, अलग अलग उसकी एंट्रीज या उसकी ट्रांजैक्शंस को आपने रिकॉर्ड करना है। For the purpose of keeping accounting record, this is known as the business entity assumption। See, business entity assumption कितना सिंपल है कि अगर आपके पास 2 या 3 बिजनेसेस हैं, आपने उन सब की रिसिप्ट्स या सबके ट्रांजैक्शन, सबके रिकॉर्ड को अलग अलग रखना है, मिक्स नहीं करना, क्योंकि हर बिजनेस अपनी नौयत का होता है। इसलिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। जो ट्रांजैक्शन जिस बिजनेस से रिलेटेड है, आपने वहीं उसको एंटर करना है। उसको हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी अजम्पशंस। अब क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको हम गैप भी कहते हैं। ये क्या है गैप? गैप में कोई अकाउंटिंग रूल्स सेट किए गए हैं, जिसकी बिना पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट, अगेन मैं आपको बताऊंगी, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो गैप को फॉलो करके बनती हैं। और गैप क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स are underlying assumptions provide a set of consistent rules used by all accountants। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो अकाउंटिंग में यूज होते हैं, और जितने भी अकाउंटेंट्स हैं, जितने भी बुक कीपर्स हैं, उनको वो फॉलो करना होता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। अब हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से। यहाँ से ही अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, जिसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। और आपने इसको बहुत अच्छी तरह समझना है, बहुत इजी है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। राइट, एसेट्स आपके कहाँ हैं? एसेट्स आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, और राइट हैंड साइड पे आपके पास होती है लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी। जब हम लायबिलिटीज को और ओनर्स इक्विटी को ऐड करते हैं, तो वो हमेशा एसेट्स के इक्वल होना चाहिए। ये हमारी बैलेंस शीट इक्वेशन है, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो मैं अब आपको वन बाय वन करके ये बताती हूँ कि एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है, ओनर्स इक्विटी क्या होती है। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू ओन्ड बाय अ बिजनेस। आपके पास बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, जो भी चीजें आपके पास मौजूद हैं, सपोज आपके पास कैश है, आपके पास बॉन्ड्स हैं, आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, आपके पास सप्लाईज हैं, आपने ऑफिस के लिए अपने इक्विपमेंट लिया हुआ है, जो कुछ भी आपके पास है उसको आप एसेट्स कहते हैं। राइट, इसी तरह अब हम लाइबिलिटीज पे आ जाते हैं कि लाइबिलिटीज क्या होती हैं? आर द डेट्स ऑफ अ बिजनेस और अ पर्सन। जैसे सपोज अगर हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो हम कह हमने पे करना है। सिंपल एग्जांपल आप इसकी ले सकते हैं, जब आप जाते हैं, अगर हमने क्रेडिट कार्ड यूज किया है, तो हमने उसको पे करना होता है। उसको 40 डेज होता है, कभी 30 डेज होते हैं, उसमें विद इन 30 डेज आपने अपनी लाइबिलिटी को पे करना होता है, वो आपकी लाइबिलिटीज हो जाती हैं।
और ओनर्स इक्विटी क्या होती है? ओनर्स इक्विटी इज अ पर्सनस नेट वर्थ और द डिफरेंस बिटवीन आइटम्स ओन्ड एंड डेट्स ओड। देखिए, अगर हमारे पास 10,000 के एसेट्स हैं, हमने बिजनेस स्टार्ट किया और आपके पास 10,000 के एसेट्स हैं, 10,000 के एसेट्स में से हमने 4,000 सपोज लोन लिया था या हमने उधार पे कोई काम किया था जो हमारी लाइबिलिटीज हैं, तो ओनर्स इक्विटी मींस आपके अपने कितने पैसे थे उस बिजनेस में? तो हमारे पैसे थे 6,000, क्योंकि दोनों साइड्स को इक्वल होना चाहिए। ये मैंने कैसे लिख लिया? क्योंकि एसेट्स की वैल्यू 10,000 थी आपके पास, लाइबिलिटी मैंने आपको कहा कि हमने 4,000 लोन लिया था या क्रेडिट पे हमने सामान लिया हुआ था, तो ओनर ने अपने कितने पैसे लगाए थे उस बिजनेस को स्टार्ट करने में? 6,000 लगाए थे। राइट, ऑलवेज ये आप याद रखें, हमेशा याद रखें कि एसेट्स जो है वो लाइबिलिटीज के प्लस ओनर्स इक्विटी के इक्वल होता है। तो एसेट्स क्या है? जो चीजें आपके पास हैं वो आपका एसेट है। राइट, लाइबिलिटीज क्या है? डेट्स ऑफ अ बिजनेस। और ओनर्स इक्विटी क्या है? ओनर्स इक्विटी इज द पर्सन नेट वर्थ, जो है उसको हम ओनर्स इक्विटी कहते हैं। यहाँ पे देखें, बैलेंस शीट के लिए मैंने क्या लिखा है कि आप बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ होती हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्ट हम करते हैं बैलेंस शीट से। अकाउंटिंग आपकी स्टार्ट होती है बैलेंस शीट इक्वेशन। अगर कोई आपसे पूछे कि बैलेंस शीट इक्वेशन क्या है या अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। तो ये क्या है? बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट लिस्ट्स एसेट्स, जो पहले मैंने आपको बताया है, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? एट अ स्पेसिफिक डेट। बैलेंस शीट कोई खास स्पेसिफिक डेट होती है जो आपने लिखनी होती है कि आप कब बना रहे हैं। लेकिन देखें, आगे चल के जब हम इनकम स्टेटमेंट पढ़ेंगे वहां आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस रेवेन्यू के आएंगे और एक्सपेंसेस के होंगे, लेकिन आपको पता अकाउंट्स होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में सिर्फ तीन चीजें आती हैं। एसेट्स आता है, लाइबिलिटीज आती है एंड ओनर्स इक्विटी आती है। ओनर्स equity is the owner's claim against the assets of the company। राइट, जो भी एसेट्स हैं उस सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास 10,000 के एसेट्स हैं, उसमें 4,000 तो लाइबिलिटी थी, आपने लोन लेके लिया है, लेकिन बाकी जो रह गया वो ओनर्स इक्विटी थी। ओनर्स ने इन्वेस्ट किया। आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सपोज अगर आप कहेंगे 20,000 मैं लगा रहा हूँ या आप लगा रही हैं और आपने बाकी 10,000 लोन लिया है, तो ओनर्स इक्विटी कितनी होगी? 20,000 आपकी होगी। राइट, एसेट्स तो आपके पास 30,000 के हो गए, लेकिन उस 30,000 में से 10,000 लाइबिलिटी है, 20,000 आपके अपने हैं। कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट इक्वेशन। हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। यहाँ देखें, मैंने थोड़ा सा 80,000 कर दिया है कि 80,000 के सपोज अगर आपके पास एसेट्स हैं, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें 80,000 के एसेट्स हैं, जिसमें से 30,000 आपकी लाइबिलिटी लेके आपने यानी क्रेडिट कार्ड लिया या बैंक से लोन लिया। हम आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइबिलिटीज। तो आपके अपने पैसे कितने थे जो आपने लगाए? वो 50,000 थे ओनर्स इक्विटी। इन दोनों को ऐड कर लें, दोनों साइड्स ऑलवेज इक्वल होनी चाहिए, इसीलिए इसको बैलेंस शीट कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बैलेंस होती हैं। यहाँ मैंने नोट लिखा है द टोटल ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स द टोटल ऑफ द राइट हैंड साइड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। इसलिए इसको बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस, देखिए वर्ड से ही पता चल रहा है कि बैलेंस है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड इसकी इक्वल है। यहाँ मैंने आपको बैलेंस शीट बना के दिखाई है कि बैलेंस शीट आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप कंपनी का नाम लिखेंगे, सपोज रॉबर्ट इंक, जो भी आप कंपनी लिख लें, ABC XYZ, यहाँ मैंने ये नाम शो कर दिया है। उसके बाद आपने बैलेंस शीट लिखना है, फिर आपने लिखना है आप कब बना रहे हैं, मार्च 31 2018 को। सपोज अगर मैं कहूँ कि हम बनाएंगे तो हमने मार्च 31 2018 कर दिया, ठीक है। ये जो तीन चीजें आप लिखते हैं इसको आपने इसी ऑर्डर में लिखना होता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप मार्च को ऊपर ले जाएं या बैलेंस शीट को ऊपर ले जाएं, नहीं, सबसे पहले आपने लिखना होता है बिजनेस नेम।
तो इसको हम कहते हैं, इसको हम 3 Ws भी कहते हैं कि आपने 3 Ws टॉप पे लिखने होते हैं, राइट। यहाँ पे इस W का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है हु, कि ये क्या है, बिजनेस का आपने नाम लिखना है। सेकंड W का मीनिंग होता है व्हाट, क्या बना रहे हैं आप, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। और तीसरा W जो रिप्रेजेंट होता है डेट के लिए, वो होता है व्हेन। तो ये 3 Ws भी इसको कहते हैं, हु, व्हाट, व्हेन। इसको आपने इसी ऑर्डर में लिखना होता है। अब आप देखें यहाँ पे राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में आपने एसेट्स की हेडिंग लिखी, यहाँ एसेट्स हम लिखते हैं, और राइट साइड पे लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी भी हम लिखते हैं। इसको अगर आप चाहते हैं रिपोर्ट फॉर्म में बनाना तो हम एसेट्स के बाद नीचे भी लिख सकते हैं लायबिलिटीज, लेकिन मैं आपको वो बाद में सिखाऊंगी। अभी हम ये मेथड सीखते हैं कि लेफ्ट साइड पे आपने एसेट्स लिखे, राइट पे आपने लायबिलिटीज लिखनी होती हैं और ओनर्स इक्विटी लिखनी होती है। एसेट्स में देखिए, पहले आपने लिखा कैश आपके पास 10,000 है, अकाउंट्स रिसीवेबल 12,000 है, सप्लाईज आपके पास 4,000 है, एंड सो ऑन। तो टोटल एसेट्स आपके पास हो गए 80,000, राइट। अब ये इसका भी ऑर्डर होता है लिखने का, आपने ये नहीं करना होता कि कैश को आप नीचे लिख लें, बिल्डिंग को आप ऊपर लिख लें, लैंड को आप सबसे ऊपर ऐसे नहीं होता। इसका भी एक ऑर्डर होता है जो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी पोजीशन लिखते हैं, कि जो आपको पता हो चीजें इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसको हम सबसे एक सीक्वेंस में लिखते हैं, राइट। कैश है आपके पास, तो आपके पास कैश है, वो आप सबसे ऊपर लिखेंगे। फिर अकाउंट रिसीवेबल है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इसकी 1 बाय 1 डेफिनेशन नेक्स्ट स्लाइड में आएगी। देखिए, जब ये सारे एसेट्स आपने लिख लिए, उसके बाद हमने सिंगल लाइन लगाई। सिंगल लाइन का मीनिंग होता है कि ये कॉलम का टोटल है, और इसका टोटल हो गया 80,000। इसके बाद कुछ चीज नहीं है, तो आपने यहाँ देखे डबल लाइन लगाई है मैंने, इसका मीनिंग है ये एंडिंग टोटल हो गया, एंडिंग बैलेंस हो गया। ये कॉलम का टोटल हो गया, ये एंडिंग बैलेंस हो गया। यहाँ पे लाइबिलिटीज का भी इसी तरह है, अकाउंट्स पेएबल, लोन, मॉर्गेज पेएबल। टोटल आपके पास इस सिंगल लाइन का मीनिंग है कि टोटल ऑफ द कॉलम, कॉलम का टोटल है, और लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी ये दोनों मिला के होती है 80,000, इसलिए मैं यहाँ डबल लाइन नहीं लगाऊंगी। ओनर्स इक्विटी में रॉबर्ट्स कैपिटल, जिसको हम कहते हैं कि ये रॉबर्ट का कैपिटल है, तो 45,000 इन दोनों को ऐड कर लें, ये 80,000 हो जाएगा। कैसे होता है कि एसेट इज इक्वल टू बैलेंस शीट इक्वेशन जो पहले मैंने बताई थी, इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल या ओनर्स इक्विटी। तो एसेट्स तो आपके पास 80,000 थे, इस 80,000 में से 35,000 सपोज अगर आपने लोन लिया हुआ था, तो आपने अपने कितने पैसे लगाए, कितनी अमाउंट लगाई बिजनेस में, आप इसमें से 80,000 में से 35 माइनस कर दें तो 45,000 आएगा आपके पास। दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, इसीलिए देखिए इसको बैलेंस शीट कहते हैं। और टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 80,000, टोटल लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी 80,000। आखिर में जो दोनों का बैलेंस है वो भी एक ही लाइन में आना चाहिए, इससे ज्यादा अट्रैक्टिव शो होती है आपकी बैलेंस शीट। ये नहीं आप करेंगे कि आपके एसेट यहाँ खत्म हो गए तो आप यहाँ लिख देंगे ये टोटल एसेट्स हो गए और लायबिलिटी तक यहाँ, इसको आपने एक ही लाइन में लिखना होता है, क्योंकि आपने ये प्रेजेंट करनी होती है, इसलिए इसको बहुत अट्रैक्टिव बनाना होता है। तो ये आपकी बैलेंस शीट है, राइट। सबसे पहले क्या लिखना होता है, आपने 3 Ws लिखने होते हैं। अब इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर बताती हूँ कि प्रिपेयर स्टेटमेंट हेडिंग जो मैंने लिखी, द 3 लाइन heading is centered at the top of the page and is designed to provide information in this sequence. Who जो मैंने आपको बताया कि बिजनेस नेम होना चाहिए, what क्या चीज आप बना रही हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस एक्सेट्रा, when और फिर डेट है, इसलिए इसको 3 Ws कहते हैं। अगेन मैं दिखा देती हूँ, ये कंपल्सरी है और इसी ऑर्डर में आपने लिखना होता है। List assets. The assets are listed and total on the left side of the equation or page. Liabilities are listed and total on the right side. देखिए ये मैंने आपको बताया, ये लेफ्ट पे होता है, ये राइट पे होगा। Owner's equity section showing the owner's investment. It is on the right side of the equation after the liability section.
ये नहीं होगा कि आप ओनर्स कैपिटल पहले लिख रहे हैं और लायबिलिटी को बाद में। इन सब का एक सीक्वेंस होता है, पहले आपने लायबिलिटीज लिखनी है, फिर आपने ओनर्स इक्विटी लिखनी होती है। द फाइनल टोटल्स ऑफ ईच साइड must be on the same line, which shows that the left side of the balance sheet equals the right side। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ क्या बार बार पूरा लिखें एसेट्स लाइबिलिटीज, तो मैं A इज इक्वल टू L प्लस OE ओनर्स इक्विटी। इस लास्ट लाइन का मीनिंग हुआ कि ये जो टोटल एसेट्स हैं और ये टोटल है, देखिए मैंने एक लाइन पे लिखे हैं, इसको आगे पीछे आपने नहीं लिखना कि टोटल एसेट्स यहाँ लिख रहे हैं लाइबिलिटीज यहाँ लिख रहे हैं, एक लाइन में लिखा है। तो ये इसकी मैंने मजीद एक्सप्लेनेशन लिखी। यहाँ लिखा है पॉइंट्स टू रिमेंबर, कि क्या पॉइंट्स आपने रिमेंबर रखने होते हैं जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे। द टोटल एसेट्स एंड द टोटल लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी आर रिटन ऑन द सेम लाइन। दोबारा उस चीज पे फोकस किया गया है क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव बनानी चाहिए, हमें हमने प्रेजेंट करनी होती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। टोटल एसेट्स देखेंगे, दोबारा मैंने यहाँ लिख के दिखाया है, और एंडिंग में इसको डबल लाइन से क्लोज करते हैं। इट मींस कि ये एंडिंग बैलेंस है। आखिर में आपने सिंगल लाइन नहीं लिखनी, सिंगल लाइन का मीनिंग है कि कॉलम का टोटल हो गया। नो एब्रीविएशन शुड बी यूज इन द स्टेटमेंट्स। आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप ऐसे नहीं लिख सकते बैलेंस शीट, आपने कंप्लीट लिखना होता है। बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट ऐसे नहीं लिखेंगे, आपने कोई एब्रीविएशन यूज नहीं करना। द स्टेटमेंट शुड कंटेन नो करेक्शन, करेक्शन आपने नहीं करनी। देखिए अगर जैसे ये हो गया 10,000 है, आपने इसको समझेंगे 18 था, तो ऐसे नहीं करना कि आप 18 बना रहे हैं, उसको आपने इरेज करना है या दोबारा बनाना है, प्रॉपर वे से बनाना है, कोई उसमें करेक्शन नहीं होनी चाहिए। फॉर द बैलेंस शीट डॉलर साइन शुड बी प्लेस्ड एज फॉलोज। ये नहीं है कि डॉलर साइन आपने बार बार हर अमाउंट के साथ लगाना है। बिसाइड द फर्स्ट फिगर इन ईच कॉलम, बिसाइड द फाइनल टोटल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्टेटमेंट। देखें यहाँ पे फर्स्ट पे डॉलर लगाया, पहले पे हमने कॉलम पे लगा लिया, हर एक के साथ आपने नहीं लगाना, आखिर में लगाना है इस टोटल के साथ, आखिर में इस टोटल के साथ लगाना है, हर इंडिविजुअली आपने डॉलर साइन नहीं लगाना। राइट? Balance sheet create an impression regarding the business and should be prepared as attractively and accurately as possible, क्योंकि it is viewed by a variety of people inside and outside the business। मैंने वही बताया कि बैलेंस शीट आपने बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लोग देखते हैं और इससे इम्प्रेशन पड़ता है, इससे फाइनेंशियल पोजीशन बताई जाती है कंपनी की। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कुछ फ्यू अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं, सारी नहीं लिखी क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। कैश से शुरू करते हैं क्योंकि सबसे पहले हमारे पास कैश आइटम था बैलेंस शीट में, एसेट्स में। करेंसी बिल्स एंड कॉइन्स, बैंक डिपॉजिट, चेक, मनी ऑर्डर एटसेट्रा, जो भी है ये कैश में लिखा जाएगा। जब आप बनाएंगे बैलेंस शीट, आपके पास आ गया कॉइन्स आ गए, बैंक स्टेटमेंट, इसको आपने अलग अलग नहीं शो करना, ये सब चीजें कैश में आ जाएंगी। अकाउंट्स रिसीवेबल क्या चीज होती है? द टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स कस्टमर्स। अगर आपने सपोज कोई चीज आप सेल कर रहे हैं, आपके पास बिजनेस है, हमने कोई चीज सेल कर दी है, तो जो अमाउंट आपने रिसीव करनी है कस्टमर से, वो हमसे उधार पे ले गया है सपोज चीज, और वो विद इन 30 डेज हमें या 20 डेज या 1 वीक में पेमेंट करेगा। जो अमाउंट हमने लेनी होती है उसको हम अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। डेटर्स आर persons or businesses that owe a business money as a result of purchasing goods and services on credit. Account receivable is normally due within 30 days। राइट, 30 डेज में कस्टमर से आपने लेना होता है, उसके बाद उस पर आप इंटरेस्ट लगाएं, एक्सटेंड करें, ये भी हम आगे सीखेंगे। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको शुरू से स्टार्ट किया इसलिए बता रही हूँ। ऑफिस सप्लाईज क्या होती हैं? जैसे सपोज हमें पेन चाहिए, स्टेपलर चाहिए, रेजर चाहिए, छोटी मोटी चीजें चाहिए, दीज आर परचेज फॉर बिजनेस पर्पसेस, ये ऑफिस सप्लाईज हो जाती हैं। अकाउंट्स पेएबल क्या होता है? देखिए रिसीवेबल और पेएबल में, अगर हमने कोई चीज सेल की है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने कोई चीज सेल की है क्रेडिट पे, आपने रिसीव करनी है अमाउंट कस्टमर से, वो अकाउंट रिसीवेबल है। लेकिन अगर कोई आपने कोई चीज परचेज की है, आप एग्जांपल ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड की, आप जाते हैं क्रेडिट कार्ड पे, आप जब पे करते हैं तो आपको 30 या 40 डेज होते हैं कि आपने 30 या 40 डेज में क्रेडिट कार्ड का बिल
पे करना है, जब आपने पे करना है वो अकाउंट्स पेएबल है, और जब हमने रिसीव करना है कस्टमर से तो वो अकाउंट रिसीवेबल होता है। बैंक लोन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ लोन्स ओइंग टू बैंक। अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई बैंक से लोन लेते हैं तो वो डिपेंड करता है 1 to 5 years। अगर 1 year का होगा तो हम उसको कहेंगे ये शॉर्ट टर्म लोन है या करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा, लेकिन अगर वो ज्यादा अरसे के लिए है तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आएगा, वो भी हम डिस्कस करते हैं। मॉर्गेज पेएबल क्या है? द अमाउंट्स बोरोड फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूजुअली टू परचेज बिल्डिंग और लैंड। ये मॉर्गेज पेएबल होता है, इसको कहते हैं। ये भी हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, कहीं से भी हम लोन लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म और है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल सेज दैट एसेट्स टू बी रिकॉर्डेड एट देयर एक्चुअल कॉस्ट टू द बिजनेस। सपोज कोई एसेट आपने लिया है, कोई मशीनरी ली है, कोई इक्विपमेंट लिया है, 10,000 का आपने ले लिया है, राइट? तो हमने उसकी वैल्यू 10,000 ही रिकॉर्ड करनी है। मे बी 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद उसकी वैल्यू 20,000 हो जाए, 30,000 हो जाए, आपने वो वैल्यू उसको इंक्रीज नहीं करना। जिस वैल्यू पे आपने ली थी वो ही आपने रिकॉर्ड करनी है। तो कॉस्ट प्रिंसिपल ये है कि एसेट्स को आपने रिकॉर्ड करना है एट देयर एक्चुअल कॉस्ट टू द बिजनेस। जिस कॉस्ट पे आपने लिया था उस पे ही करना है, बेशक उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाए, आपने इंक्रीज करके उसकी अमाउंट नहीं लिखनी। अब देखिए ऑर्डर ऑफ आइटम्स ऑन बैलेंस शीट पे आपने कैसे लिखने हैं। सबसे पहले आपने कैश लिखना है, फिर अकाउंट्स रिसीवेबल लिखना है, फिर सप्लाईज लिखनी है, फिर लैंड बिल्डिंग, ये फिक्स एसेट्स हैं, ये करंट एसेट्स हैं। इसके अलावा और भी ज्यादा आपके पास एसेट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये पहला लेसन है, बहुत बेसिक है, इसलिए मैंने बेसिक्स ही यहाँ लिखी हैं। और टोटल 80,000 है। तो यहाँ मैंने इसका लिखा है एसेट्स आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी। इसका क्या मीनिंग है लिक्विडिटी का? कि वो चीजें, वो अकाउंट्स, राइट, जो कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाती हैं, उसको हम उसी की सीक्वेंस पे लिखते हैं। तो अगर आपके पास कैश है, मनी ऑर्डर है, बैंक है, सबसे पहले यही आएगा कैश। आप कैश को कभी यहाँ नहीं ले जा सकते, right? Which means the order in which assets can be converted into cash. When the assets are converted into cash easily or within 1 year, it is called current assets. तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपके पास करंट एसेट्स हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए अकाउंट रिसीवेबल है, कस्टमर भी हमें पे कर देगा विद इन 30 days में। ऑफिस सप्लाईज है, ये करंट एसेट्स की कैटेगरी में आती हैं। ऑफिस सप्लाईज आपको नहीं चाहिए, आप सेल कर दें, आपको राइट अवे पैसे मिल जाएंगे, राइट? लेकिन ये जो है लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट, वो एसेट जो इजीली आर कन्वर्टेड, एसेट्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश नॉट इजीली। मैं ये नहीं कह रही कि ये हो ही नहीं सकते कैश में, इजीली नहीं हो सकते। लैंड आपने सेल करनी होगी, आपको फौरी तौर पे नहीं सेल होगी, इस पे टाइम लगेगा। बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, तो जो चीजें आपको टाइम कंज्यूमिंग है उसको हम फिक्स एसेट्स कहते हैं या लॉन्ग टर्म एसेट्स कहते हैं, इसलिए हम उनको करंट एसेट्स के बाद लिखते हैं, राइट? तो यहाँ पे यही लिखा है। सिमिलरली लाइबिलिटीज का भी यही है कि वो लाइबिलिटीज जो आपने विद इन 30 days पे करनी होती हैं या उससे भी कम डेज में पे करनी होती हैं, तो हम उसको कह देते हैं कि ये करंट लाइबिलिटीज हैं। और जैसे हमने मॉर्गेज पे बिल लिया, हमने हाउस लिया, उसके लिए मॉर्गेज ली, तो वो आपने 30 days में नहीं, वो ईयर्स के लिए होता है, इसलिए उसको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहते हैं। तो लाइबिलिटी में भी करंट लाइबिलिटी को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम जाते हैं और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को लिखते हैं। लाइबिलिटीज के यहाँ सिर्फ 3 अकाउंट मैंने मेंशन किए हैं, लेकिन और भी अकाउंट्स हैं जो हम ग्रेजुअली सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। लाइबिलिटीज आर लिस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर पेमेंट ड्यू डेट फ्रॉम मोस्ट recent टू लॉन्गेस्ट टर्म। दिस इज नोन एज द मैच्योरिटी डेट रूल, राइट? यहाँ मैंने कुछ आपके लिए अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम बनाए हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये आपने खुद करने हैं और बहुत इजी हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। आपको मैंने बता दिया है दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। एसेट्स 10,000 है, लाइबिलिटीज 4,000 है, आपने ये खुद कैलकुलेट करना है ये कितना होगा, और दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे एसेट्स मिसिंग है, यहाँ ओनर्स इक्विटी मिसिंग है, यहाँ लाइबिलिटीज मिसिंग है, आपने इसको खुद सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स। आपने बताना है कि इसमें से कौन से एसेट्स हैं, कौन से लाइबिलिटीज हैं और कौन से ओनर्स इक्विटी है। ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन
बनाया है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी है, इसके आंसर भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन पहले आपने इसको खुद सॉल्व करना है। देखें ये क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, अरेंज द आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट। ये अरेंज नहीं है, पहले कैश है, फिर लोन है, फिर सप्लाईज है, आपने इसको अरेंज करना है। इस तरह आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, सीखने का मौका मिलेगा। और अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की। आपने ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको आपने फुलफिल करना है और आखिर में अपना आंसर देखना है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही है कि प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑफ जून 30 2017 ऑफ राजिंग एंड फाइंड द मिसिंग वैल्यू। तो यहाँ मिसिंग वैल्यू आपके पास मॉर्गेज पेएबल है। सेम थिंग आपने करना है, इसको अरेंज करके, अगर ये अरेंज नहीं है तो आपने अरेंज करना है और फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या होगा। आंसर मैंने दे दिए हैं, लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगी कि पहले आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, अदरवाइज आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी। इस लेसन को आप 2-3 दफा समझिए, ताकि जब हम जैसे जैसे लेसन 2, 3, 4 में जाएंगे अकाउंटिंग आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगी। कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, लेकिन साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और बहुत शुक्रिया।